to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। पिछले वीडियो में हम लोग राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय को जाने थे और आज के वीडियो में उनकी जो यात्रा वृतांत है ल्हासा की ओर, उस कहानी का उद्देश्य समझेंगे, उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और फिर कहानी में जो रोचक शैली का वर्णन किया है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्रमशः कहानी के सार को समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है राहुल सांकृत्यायन की एक विश्व प्रसिद्ध रचना है प्रथम तिब्बत यात्रा। ये ल्हासा की ओर उसी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक छोटा सा अंश है। उन्होंने तिब्बत की यात्रा 1929-30 में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने राहुल सांकृत्यायन जी ने वह यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की थी, मतलब कि छद्म वेश में की थी। और इसमें तिब्बत के जो दुर्गम पहाड़ है, आने जाने में जो कठिनाई है उसका वर्णन किया है और साथ ही तिब्बत समाज का वर्णन किया है कि वह समाज कितना शांति प्रिय है। वहाँ जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, भिक्षुक का बड़ा आदर सम्मान होता है और कोई भी भिक्षुक किसी भी दरवाजे पर चला जाए तो भगवान की तरह उसका स्वागत सत्कार होता है। और यही सब बातें उन्होंने बतलाई है। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ में ल्हासा की ओर में जो विकट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ बतला देता हूं। व्यापारिक शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यापार संबंधी। चौकी का अर्थ है सैन्य शिविर। पलटन का अर्थ होता है सेना। बसेरा मतलब निवास स्थान। छंग मदिरा, तिब्बत और नेपाल के लोग घर में एक मादक द्रव्य बनाते हैं, उसे छंग कहा जाता है। दुरुस्त मतलब ठीक ठाक। निर्जन मतलब एकांत। परित्यक्त मतलब जिसे छोड़ दिया गया है। निम्न श्रेणी मतलब घटिया, निम्न कोटि का। अपरिचित मतलब अनजान। राहदारी मतलब पारपत्र, कहीं जाने के लिए जो अनुमति पत्र की जरूरत होती है उसे पारपत्र कहते हैं। चीट मतलब पर्ची। विकट मतलब कठिन। पड़ाव मतलब ठहरने की जगह। तो ल्हासा की ओर शीर्षक है और ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। वहां की यात्रा की थी लेखक ने 1929-30 में। उन्होंने बतलाया है कि तिब्बत जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग नेपाल तिब्बत प्रमुख मार्ग के नाम से जाना जाता है और दूसरा मार्ग फरी कलिंगपोंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस समय फरी कलिंगपोंग के रास्ते से तिब्बत नहीं जाया जा सकता था क्योंकि वह मार्ग बंद था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि फरी कलिंगपोंग क्या है, तो मैं आपको बतला रहा हूं। फरी कलिंगपोंग यह सिक्किम जो अपना राज्य है उसका बहुत पहले एक हिस्सा हुआ करता था। कालांतर में भूटान के राजा ने अपने सैन्य ताकत का प्रयोग करते हुए उसे अपने अंदर मिला लिया। फिर समय चक्र बदलता गया। आज वह भारत के हिस्से में है और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है उस दार्जिलिंग का हिस्सा है
और पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे हम फरी कलिम्पोंग कहते हैं। आज वह मार्ग खुला हुआ है, वहां से भी तिब्बत जाया जा सकता है। उस समय वह मार्ग बंद था। और लेखक ने नेपाल तिब्बत मुख्य मार्ग से तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय यह व्यापारिक मार्ग था और सेना का भी आवागमन हुआ करता था। चीनी सैन्य शिविर आज भी वहां है, वो भले ही जीर्ण शीर्ण हालत में है। चीनी पलटन कभी वहां रहा करती थी, आज वह वहां नहीं रहती है। कहीं कहीं जो पुराने सैन्य शिविर हो गए हैं वहां तिब्बत के कुछ किसान परिवार रहता है और देखने से वहां चहल पहल गांव जैसा वातावरण लगता है। तो तिब्बत जाने के क्रम में लेखक राहुल सांकृत्यायन चाय पीने के लिए वहीं रुके। वहां का समाज बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सीधा साधा है। जैसा कि राहुल सांकृत्यायन जी ने बतलाया है कि वहां छुआछूत का भेदभाव नहीं है, जाति पाति का भेदभाव नहीं है और औरतें पर्दा नहीं करती है। आप अगर उनके दरवाजे पर चले जाए तो आप बेहिचक चाय मांग करके पी सकते हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो सकती है। और आपको लगता है कि इनको परेशान न किया जाए तो आप उनके घर में प्रवेश करके स्वयं चाय बना करके पी सकते हैं। लेकिन जो निम्न श्रेणी के लेखक ने यहाँ वर्णन किया है, निम्न श्रेणी का भिखमंगा है, शायद चोरी वगैरह की प्रवृत्ति होगी उनकी, और वैसे निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वहाँ चाय बनाने की भी बड़ा खूबसूरत प्रथा है। वे लोग चाय में मक्खन डालते हैं, नमक डालते हैं और सोडा डालते हैं, जिससे उसमें स्वाद भी आ जाता है और वो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो पेय पदार्थ है और साथ साथ एक औषधि भी है। तो खैर लेखक वहाँ चाय वगैरह पी, बड़ा आदर सत्कार हुआ। वहाँ से जब आगे बढ़े तो उनको राहदारी देना था, मतलब पार पत्र देना था, जो उन्होंने अपने मित्र के माध्यम से वहाँ के मजिस्ट्रेट से, डीएम से प्राप्त की थी। वह रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए वो आवश्यक होता है पार पत्र, राहदारी। और वो एक इनका मित्र था, सुमति नाम रखा था इन्होंने। वैसे वे एक मंगोल बौद्ध भिक्षु थे और उनका वास्तविक नाम था लोबजंग शेख। लोबजंग शेख का अर्थ होता है हिंदी में सुमति प्रज्ञ, इसलिए लेखक सुविधानुसार उन्हें लोबजंग शेख न कह करके, सुमति प्रज्ञ न कह करके उन्हें क्या कहते थे, सुमति कहते थे। तो यहाँ से जाते समय जहाँ सुमति के जान पहचान के लोग थे, भिखमंगा होते हुए भी इन लोगों को काफ़ी स्वागत सत्कार हुआ, रहने के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह मिले, भोजन वगैरह की, रहने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। और फिर लेखक ने यहाँ बतलाया है कि जब हम 5-6 साल बाद वहां से लौट रहे थे तो हम भद्र वेश में थे, घोड़े पर सवार थे, लेकिन इनका जो मित्र था सुमति वह साथ नहीं था और इसलिए वहां पर इनको बहुत भाव नहीं दिया गया। रहने के लिए बहुत गरीब झोपड़ा में जा करके रहना पड़ा। इसके लिए इन्होंने कारण बतलाए हैं कि एक तो हमारा मित्र सुमति नहीं था, जिस कारण जान पहचान नहीं थी। दूसरी बात थी कि मैं इधर से जब गया था तो भिखमंगे के रूप में था, तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, और उधर से आया तो भद्र वेश में घोड़े पर सवार होकर के, इसीलिए मेरा स्वागत सत्कार नहीं हुआ। और तीसरा कारण उन्होंने बतलाया है कि जब मैं लौटा तो शाम का समय था और कहा जाता है सूरज अस्त, नेपाल तिब्बत मस्त। शाम के समय वे छंग पीकर, मदिरा पी करके बिल्कुल होशो हवास में नहीं रहते हैं और इसीलिए शायद लेखक का आदर सत्कार नहीं हुआ। खैर फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। वहाँ लेखक ने वर्णन किया है डारा थोंगला का। तो डारा क्या है, तो तिब्बत में जो सबसे ऊंचा भाग है, पहाड़ी भाग है, उसको डारा कहते हैं। उसकी ऊंचाई लगभग 16-17 हजार फीट की होती है, जिस पर चलना
कहीं ढलाव है, कहीं चढ़ान है, काफी मुश्किल होता है। दूर दूर तक वहाँ गांव नहीं है, या जो गांव है वो दिखते भी नहीं हैं। एक तरह से लेखक ने बतलाया है कि यह डकैतों के लिए बड़ा सुरक्षित जगह है और बहुत सारे डकैतों का वह अड्डा है। जिस तरह मान लीजिए कि अपने यहाँ चंबल है और चंबल के डाकू प्रसिद्ध है, उसी तरह वहाँ पहाड़ियों के बीच जो डाकुओं का गिरोह है वो प्रसिद्ध है। वे लोग क्या करते हैं कि सीधे फायरिंग कर देते हैं, जिसको लूटना चाहते हैं उसको पहले जान से मार देते हैं, तब लूटते हैं। इसके पीछे कारण बतलाया है उनको कि डाकुओं को भी अपने जान पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है, क्योंकि वहाँ कोई हथियार रखने का कानून नहीं है, लाइसेंस का कोई भय नहीं है। इसलिए वहाँ साधारण लोग भी लाठी डंडे की तरह पिस्तौल बंदूक लिए हुए घूमते हैं। डकैतों को लगता है कि अगर मैं उसके नज़र में आ गया और उसने फायरिंग कर दी तो मेरी जान चली जाएगी, इसलिए डकैत पहले उसको मार देते हैं और फिर कोई गवाह नहीं मिलता है और डकैतों को कोई सजा नहीं होती है, वे सजा से बिल्कुल बच जाते हैं। और लेखक को बड़ा डर लगा कि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ हत्या हुई थी। बाद में इनको लगा कि नहीं, हम लोग तो भाई भिखमंगे हैं, कुछ है नहीं। और जहाँ वैसा डरावने शक्ल के लोग मिलते थे वहाँ ये मतलब भीख मांगने का अभिनय करने लगते थे, ताकि लोगों के समझ में आ जाए यह भिखमंगा है और इसको मार करके क्या होगा। आप कहिएगा कि भाई वहाँ इतना बड़ा समाज है, फिर पुलिस क्यों नहीं है? तो लेखक ने बतलाया है कि सरकार वहाँ पुलिस पर खर्च नहीं करना चाहती है, पुलिस नहीं है, खुफिया विभाग नहीं है, इसलिए डकैत लोग मनमाना करते रहते हैं। यहाँ से लेखक को सुमति के साथ लंकोर जाना था, अगला पड़ाव था। वो 16-17 मील की दूरी पर था और काफी धूप थे, सामान भी बहुत भारी था और पहाड़ पर चलने में काफी परेशानी हो रही थी। तो लेखक ने सुमति को आदेश दिया, या कहिए कि आग्रह किया कि 2 घोड़े कर लो और हम लोग आराम से उस पर अपना सामान लादेंगे और लंकोर के लिए चलेंगे। तो प्रिय भैया बहन, आज इतना ही रहने देते हैं और पाठ के जो मुख्य बातें हैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बतला देता हूं। तिब्बत में जाति पाति का भेदभाव नहीं है, छुआछूत की भावना नहीं है, महिलाएं पर्दा नहीं करती है, वैसे अपने यहाँ भी महिलाएं पर्दा नहीं करती है। भिखमंगे का भी बड़ा आदर सम्मान होता है, जो अपने यहाँ संभव नहीं है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।